हेलो स्टूडेंट। अगर आप भी भविष्य में बीबीए एमबीए करना चाह रहे हैं एंड मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी के एग्जाम में आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट लेना होगा। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड फील्ड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। सोचो, अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के फॉर्म में आपका अपॉइंटमेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप कैसे काम करोगे। ये सब्जेक्ट इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करता है और एक्सप्लेन करता है। सीयूईटी यूजी में बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, डोमेन सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। हम लोग इस सेशन में सिलेबस को पहले डिटेल देखेंगे और समझेंगे कि ये सब्जेक्ट आखिर कितना आसान होने वाला है बच्चों के लिए। सबसे पहले आए तो ये स्टार्ट होता है बेसिक से। पहला जो यूनिट है वो स्टार्ट होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। तो देखो, मैनेजमेंट अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कई सारे फेजेस से गुजरा है। अर्ली फेज में मैनेजमेंट को कहा गया गेटिंग थिंग्स डन, काम करवा के दो, यही मैनेजमेंट होगा। बाद में ये समझ में आया कि काम करवाने से काम नहीं होगा, इसमें जो वर्कर्स, जो इम्प्लॉय हैं, उनके साथ हमारा एक कॉर्डियल रिलेशन हो, बेहतर संबंध बने और ये मिलकर साथ में काम करवाने की बात आई, जिसमें मोटिवेशन, मोरल, सारे डायमेंशंस को धीरे धीरे शामिल किया गया। तो ओवर द टाइम जो हमारा मैनेजमेंट है उसके डेफिनेशन बदलते गए। एक मैनेजर बहुत सारे रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। जो ट्रेडिशनल मैनेजर था अपना, वो केवल एक बॉसिज्म शो करता था, बॉस की तरह रिपोर्ट कार्ड चेक करता था कितने लोगों ने काम किया और कितनों ने नहीं। आज का मैनेजर बदल चुका है। आज ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग सारे काम करता है, इंक्लूडिंग विथ टीम स्पिरिट को बनाना, जिसे हेनरी फैयोन स्पिरिट दी कॉर्प कह रहे थे। इसी तरह से मोटिवेशन को बूस्ट करना। तो ये हर एक काम को इंप्लीमेंट करता है, रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीड करना, लोगों को इनकरेज करना, इवन कभी कभी तो लीडरशिप पोटेंशियल भी शो करता है। ये कोऑर्डिनेशन, कमांड, ये सारे काम जो कुल मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द की। मैनेजर प्ले द पाइवोटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा पहला आपको मैनेजमेंट के बारे में समझना है कि कैसे एम्प्लॉय आएंगे, उनके काम कैसे बटेंगे, उनका सुपरविजन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में जाती हैं। अगेन, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या एक प्रोफेशन है। तो देखो, मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग व्यू आए। कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो हमारे अर्ली 20th सेंचुरी का ओपिनियन था, वो कहता था कि मैनेजर कुछ डिफाइंड वर्क करेगा। मतलब वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, ऑर्डर पास करेगा, इवन लोगों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा, इंफॉर्मेशन फ्लो करवाएगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करेगा, बजटिंग देखेगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई इतने वर्क को करने के लिए अगर हम आदमियों को देखें तो हर एक आदमी अलग तरीके से कर रहा है। उसी काम को अगर कोई एक आदमी करता है तो लोग उससे बड़े खुश हैं, कोई दूसरा करता है तो लोग उससे बड़े दुख हैं। तो रीजन क्या है कि देखो, काम तो वही है, बट अगर उसको अपने स्किल से करें, एक तरीके से उसमें आर्ट के डायमेंशन को जोड़े, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो साइंस और आर्ट का मतलब कि देयर इज सम सर्टेन रूल्स, सम सर्टेन थ्योरी दैट carried out by the manager. This is called science and that is quite uniform. एक जैसा होता है, whether US, whether India, whether other country. Science sees that principles are common, universal, can be implemented everywhere. While art say कि भाई that changes with changing personality, location and even the requirement of organization. तो मैनेजमेंट क्या है? That is science and art both blend है ये। अगर कोई मैनेजर किसी को गाइड कर रहा है तो वो अपने स्टाइल में गाइड करेगा जिससे सामने वाला उसको फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड आर्ट। अब प्रोफेशन, तो प्रोफेशन तो है, मींस इसमें आपको 100% कंट्रीब्यूशन देना है, ओनली आफ्टर यू विल गेट द रिटर्न फ्रॉम योर एम्प्लॉय। तो ये सारे जो बेसिक हैं वो। अगेन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, फर्स्ट लेवल।
तो देखो, एक तो मैनेजर अपने कंपनी के बिल्कुल टॉप पे काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, लाइक दिस। अगर ये एम्प्लॉय कहीं पे डिफिकल्टी फेस कर रहा है, सपोज इससे नट बोल्ट टाइट नहीं हो रहा है, तो मैनेजर जाके पूछेंगे भैया क्या हो रहा है, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ही में सजेस्ट कि भाई डू दिस वर्क दिस वे, इसको ऐसे करो ताकि आप आसानी से कर पाओ। तो दैट इज द शॉप लेवल, और दैट इज द फंक्शनल लेवल ऑफ द मैनेजर, इसी को सुपरवाइजर भी कहा गया। अगेन मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, तो देखो मल्टीपल फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। बट जब शुरू में अर्ली डेज में मैनेजमेंट को सोचा गया, सोचो मैनेजमेंट के अर्ली डेज क्या थे, तो वो डे था जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्टिविटी गेन करनी थी। उस समय बहुत सारे स्कॉलर आए, हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, उर्वरिक, मूनेरेले, इवन बाद में भी हम देखते हैं एल्टन बायो जैसे स्कॉलर्स आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कहता है, सबसे पहले मूनेरेले आते हैं, लूथर गुलिक आते हैं, और लूथर गुलिक कहते हैं कि ओवरऑल 7 टाइप ऑफ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजमेंट। क्या क्या है, तो इसको ये एक एक्रोनॉमी देते हैं, एक छोटा सा कीवर्ड लेते हैं विच इज कॉल्ड पोज्ड कॉल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। बाकी के स्कॉलर आए, उन्होंने कहा भाई लीडरशिप तो इसमें आपने छोड़ दिया। हर्बर्ट सिमोन आए, उन्होंने कहा कि आपने डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया। आगे चलकर चेस्टर आई बर्नार्ड आते हैं, उन्होंने कहा कम्युनिकेशन आपने छोड़ दिया। तो दिस वे सेवरल स्कॉलर आइडेंटिफाइड डिफरेंट वर्क ऑफ द मैनेजर। अगेन नेक्स्ट वन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ वर्क है, मतलब सारे काम एक के बाद एक होते चले जाए, कॉन्सिक्यूटिवली, कौन एक सीक्वेंस में चले, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यू विल गेट द थीम ऑफ द कोऑर्डिनेशन वेरी क्लियरली, कि भाई देखो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, इनको नहीं पता है कि कौन सा रड किसके ऊपर आएगा, ये अपने मर्जी से लगा दिए, उधर से दूसरा लगाता हुआ आया, सिनर्जी मेंटेन नहीं होगी और ये ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाएगा। इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन, पता है उसको कि ये काम ऐसे होना है, ये काम इसके बाद होना है, ये काम उसके बाद होना है, तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, सारे काम जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही होंगे, कोई रिपीटेशन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और थिंग्स विल बी परफॉर्म्ड मोर बेटर देन एवर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का रोल क्या है, तो कोऑर्डिनेशन स्ट्रीमलाइंस एफर्ट इन द वे दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग टू हैव। तो इस तरीके से काम करता है कोऑर्डिनेशन। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो ओवर द ईयर बहुत सारे स्कॉलर आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेरिमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे जो थे वो मेथड खोजे, ऐसे टेक्निक्स खोजे, और उनको उन्होंने डिसेमिनेट किया, उनको बताया, कहा कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो योर ऑर्गेनाइजेशन विल परफॉर्म बेटर देन एवर, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी को कहा गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आर सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइन फॉरवर्डेड बाय द स्कॉलर्स, फॉरवर्डेड बाय द प्रैक्टिशनर्स फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें इसके मीनिंग है, नेचर और सिग्निफिकेंस है। नेचर इसमें बहुत सारे, कुछ रिजिड है, कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ जो है वो सिचुएशनल है, तो ये सारी चीजें हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये गाइड करते हैं भाई कैसे अच्छा काम हो सकता है। अगेन इसमें फायोल का नाम आता है, फायोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यू नो हर हेनरी फायोल वाज द रिनाउंड फ्रेंच स्कॉलर अराउंड अर्ली 19th 20th century. He wrote अ बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये इसकी किताब थी। जब ये किताब लिखता है तो उस किताब में वो खुद लिखते हैं कि देखो मैनेजमेंट शुड कैरी आउट 14 कार्डिनल वर्क, 14 तरह के काम उसको करने चाहिए। क्या क्या, डायरेक्शन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड सो ऑन। और ये इतने पॉपुलर हुए कि वहां फ्रांस से इनके बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ब्रिटेन वालों ने पढ़ा, अमेरिका वालों ने पढ़ा, और दिस वे हेनरी फायोल बिकम वन ऑफ द पॉपुलर थिंकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट के बहुत बड़े स्कॉलर बने ये। इनके सारे प्रिंसिपल नहीं,
जो थे उनमें ऑर्डर है, इक्विटी है, स्पिरिट डी कॉर्प कुछ खास था जिसको आज हम लोग कहते हैं टीम स्पिरिट। तो दैट इज द 5 प्रिंसिपल। अब आते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। अर्लियर जब हम लोग बात करें लगभग 1890 से 90s की, 1890 की, तो उस समय आप देखोगे कि वर्क वर नॉट डिफाइंड क्लियरली, बहुत ज्यादा डिफिनेशन नहीं था। लेबर was free to choose their instrument, wages were not fixed, कोई स्किल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई वेतन नहीं था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर केम इन अमेरिका। और ये क्या थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंगली ये एक तरह के कहो तो एक वर्कर थे, डेली वेज वर्कर। इन्होंने मिडवेल आयरन स्टील में अपने वर्कर के फॉर्म में काम को ज्वाइन किया और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते उसके सीईओ बनते हैं। इन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि भाई हमारी जो वर्क है वो अनसाइंटिफिक है, किसी को कुछ पता नहीं है हाउ थिंग्स कैन बी डन, कैसे काम किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि वी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, वी शुड फर्स्ट डिवाइस द साइंस ऑफ वर्क। हर एक काम को आप सही तरीके से डिफाइन कर दो कि ये क्या है। अब उस काम के बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से काम हो सकता है, और इसके बाद आप ऐसे एम्प्लॉय को हायर करो दैट मे परफॉर्म द टास्क प्रोफेशनली एंड इफिशिएंटली। फिर ये उसको हायर करते हैं। अगेन ही से दैट कि गिव देम ट्रेनिंग फॉर देयर वर्क। तो इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। बाद में चलकर इन्होंने उसमें बहुत सारे टेक्निक्स ऐड किए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, और उसके बाद इनकी जो थ्योरी आई उसमें यही खास हो गया कि आप साइंस को खोजो। बट प्रॉब्लम तो सब जगह आती है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि he was regarded as kind of the person who believed that human are nothing but the part of machine। ह्यूमन क्या है, तो वो पार्ट है मशीन का। तो कुल मिला के इनकी सारी थ्योरी जो थी बाद में क्रिटिसाइज होने लगी। इवन लेटर ऑन क्या होता है, तो इनके बाद जब हमारे एल्टन मायो साहब आते हैं और वो हाथोड स्टडी करते हैं, दे केम टू नो द आइडिया फॉरवर्डेड बाय टेलर एंड फायोल आर नथिंग बट myth, nothing but the kind of the proverbs kind of the story, वो हेल्पफुल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें सामने आई, दैट इज द क्रिटिसिज्म। वो सब चीजें तो खैर क्लास में करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट डज इट मीन्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि एक पूरा का पूरा बिजनेस कैसे वर्क करता है, उसके इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट कैसे है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है, स्किल्स क्या है एम्प्लॉय के, हाउ मच एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, अगेन और भी चीजें जो इंटरनल आ रही हैं, हाउ कॉन्फ्लिक्ट आर बीइंग रिजॉल्व, ये सारी चीजें। एक्सटर्नल क्या है, तो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर कैसा है, इकोनॉमिक एटमोस्फेयर कैसा है, अगेन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कैसे हैं, अगेन देयर इज सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब। और अगर इनका पता है, ओनली देन अ बिजनेस फर्म कैन ऑपरेट, तभी वो काम कर पाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग इज काइंड ऑफ द ब्लूप्रिंट फॉर द अपकमिंग टास्क, फॉर द फ्यूचर वर्क। जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज है, आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ प्लानिंग। कि हमने अगर सोचा कि हमें एक ऐसा घर बनाना है, सपोज दिस इज अस, हमने ये सोचा, तो सोच तो लिया, बट हाउ कैन इट बी फुलफिल, कैसे होगा। इसके लिए हमें अब फंड पे काम करना पड़ेगा, इसके बाद हमें वर्क प्रोसीड्यूर पे काम करना पड़ेगा, इसके बाद हो सकता है हमें वहां पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी देखने पड़ेंगे, कौन कौन वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह। तो प्लानिंग क्या होता है कि ये किसी भविष्य में होने वाले काम के लिए जो रोड मैप बनाते हैं, विच इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग हेल्प्स अस अचीविंग द गोल ऑफ फ्यूचर, भविष्य के गोल को हेल्प करता है ये फुलफिल करने में। और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, कंट्री हो, विदाउट प्लान दे मस्ट नॉट अकॉम्प्लिश देयर डिजायर्ड गोल, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो प्लानिंग के प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीजें, टाइप ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग,
अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे काम क्या करना है, किसको करना है, कहाँ तक हमारा फील्ड ऑफिस होगा, कहाँ तक हमारे हेडक्वार्टर्स का एक इंटरफेरेंस होगा। ऑल सच थिंग्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हायरार्की के क्या स्ट्रक्चर होंगे, कौन सा सुपीरियर होगा, कौन सा सबॉर्डिनेट होगा। दिस वे यू हैव टू थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी में ये सारी चीजें पढ़नी है, फंक्शनल, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पढ़ना है यहाँ पे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंच ब्रेक होता है, स्टाफ आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच में धीरे धीरे सॉलिडारिटी डेवलप होती है, एक अफेक्शन डेवलप होता है, और वो अपने जो भी उनकी मन की बात है, दे स्टार्ट्स शेयरिंग विथ ईच अदर। तो जब वो शेयर करने लगते हैं, इसी से बनता है उनके बीच का एक कोरिलेशन, एंड दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बाउंड होता है, रूल बाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होते हैं। अगेन नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन? तो देखो, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बॉस बैठा हुआ है। अब बॉस के पास बहुत सारे काम आ गए, मार्केटिंग के काम आ गए, उधर सेल्स के काम आ गए, इधर फाइनेंस के काम आ गए, इधर जो है जो पर्सनल मैनेजमेंट कर्मचारियों के काम आ गए। इज इट पॉसिबल टू द मैनेजमेंट टू हैंडल ऑल सच टास्क एट वंस? नहीं कर पाएगा। तो समटाइम क्या करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड द सबऑर्डिनेट लेटर ऑन डिस्पोजेस दैट वर्क। तो जब सबऑर्डिनेट उस काम को करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सुपर ऑर्डिनेट, प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड एज डेलीगेशन। ठीक है, तो प्रोसेस को डेलीगेशन कहते हैं। मीनिंग एलिमेंट क्या होते हैं? तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर, एंड पावर विथ सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन इज क्वाइट सिमिलर बट डिफरेंट। होता यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी पावर को ग्रास रूट लेवल, मतलब कि नीचे के ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, बट डिफरेंस ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर एंड ऑथोरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो बीइंग शेयर्ड, जबकि डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी शेयर नहीं होगी। बॉस विल बी एंसरेबल फॉर फेल्यूर और सक्सेस। तो बॉस ही एंसरेबल होता है डेलीगेशन में, जबकि जो अपना डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें नीचे वाले। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यही ये पूछ रहा है। ठीक है, आओ, तो समझ में आ रहा होगा सिलेबस डिस्कशन से ही कि कितना आसान हो जाएगा ये आगे। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच द मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशन आर हायर्ड, प्रमोटेड एज वेल एज अवार्डेड। ऑर्गेनाइजेशन में जब नए लोगों को शामिल करते हैं, इसी को कहते हैं स्टाफिंग। उनके पेमेंट को, उनके मोटिवेशंस को, मोरल को कैसे बनाएं, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो यही है, दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ह्यूमन पहले तो रिसोर्स समझा ही नहीं जाता था, बट ये जब समझ में आया कि ह्यूमन कैन प्रोड्यूस द थिंग्स दैट कैन मीट आवर रिक्वायरमेंट, दैट कैन फुलफिल आवर वांट्स, तो that's way, that's why human are considered human resource। अब स्टेप क्या है? रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस थ्रू विच द एस्पायरेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इच्छुक व्यक्ति इंट्रोड्यूस होते हैं उसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीन्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट, द सराउंडिंग्स। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों को प्रमोट करते हैं, इसी को प्रमोशन भी कहते हैं। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है? मीनिंग एंड प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। समवेयर एग्जामिनेशन इज कैरीड आउट, समवेयर इंटरव्यू इज कैरीड आउट, ये चीजें हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होता है? अप स्किलिंग ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को और ज्यादा अप स्किल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्शन इज द ऑथोरिटेटिव टास्क। एक अधिकारी जब बच्चों को, एक मैनेजर जब अपने स्टूडेंट को कहता है कि ये काम कर लो, अपने स्टाफ को कहता है ये काम कर लो, तो उनका मतलब हुआ कि दे आर गाइडिंग देयर सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म दिस जॉब। तो डायरेक्टिंग इज द वर्क थ्रू विच मैनेजर
गाइड्स द सबऑर्डिनेट्स, तो इसी को कहते हैं डायरेक्टिंग। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोटिवेट करेंगे, भाई और कर लो, जल्दी कर लो, तुम शक्तिशाली हो, तुम शक्तिमान हो, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अगेन हियर अ थ्योरी ऑफ मास्लो हेरार्की। हेरार्की, अब देखो मास्लो कौन था? अब्राहम मास्लो वाज ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर एंड ही वाज द फर्स्ट हु अटेम्प्टेड टू इन्वेंट द नेचर ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के नेचर को वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, अटेम्प्टेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उसने देखा कि सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड जैसे भूख प्यास इनके लिए मरता रहता है। जब भूख प्यास हो जाता है, पूरा थ्रस्ट और कहो तो हंगर, इनको जब अचीव कर लेता है तो देयर आफ्टर ह्यूमन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर सेफ्टी नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी की ओर जाता है, हाउसेस बनाने लगते हैं, बिल्डिंग बनाने लगते हैं। उसके बाद और जाता है, सोशल नीड खोजता है, कौन सा हमको प्यार कर रहा है, कौन सा हमसे दुश्मनी ले रहा है, फिर और आगे बढ़ता है। तो इस तरह से अलग अलग नीड्स के वो हायरार्की लेके आते हैं। अगेन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, दिस वाज प्रपोज्ड बाय बर्नार्ड, चेस्टर आई बर्नार्ड इट इज। तो बर्नार्ड कहते हैं कि देखो ये हायरार्की वायरार्की नहीं होती है, पीपुल आर गाइडेड बाय मेनली टू थिंग्स, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब पेमेंट कर दो, बोनस दे दो, कहीं घूमने फिरने के लिए फ्रिंज बेनिफिट दे दो। लेकिन नॉन फिनेंशियल क्या है? अवार्ड करो, रिकॉग्नाइज करो, उनको प्रेज करो, दैट इज नॉन फिनेंशियल। बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप, अब लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप इज काइंड ऑफ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट। जब इन्फ्लुएंस करते हैं सबऑर्डिनेट को, जैसे देखो मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, लोग स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर देते हैं। तो रीजन क्या है? लीडर वो होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड एज लीडरशिप स्किल। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है स्टाइल, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर। ऑथोरिटेटिव लीडर वो होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो सब कुछ कहता है। वो कहता है कि भाई आप एकदम जो वही करोगे जो हम कहेंगे। जो मोटिवेटिव हो, डेमोक्रेटिक होगा, वो मिलजुल कर काम करेगा, सारे स्टाफ को बुलाएगा, भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, हम लोगों को ये काम करना है, अगर आप लोग साथ दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेसिस फेयर कहेगा अरे तुमको जो मन है वही कर लो ना। तो दैट इज द थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट लीडरशिप। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स दैट इज द शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन with subordinate or superordinate is called communication. It was Mune who said that communication is the first principle of organization. तो ये चीजें आती हैं। अगेन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब हुआ दैट इज एक तरह से नियंत्रण समझ लो, कि कंट्रोल करते हैं थिंग्स पर, प्लानिंग पर। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस है इसमें। बिजनेस फाइनेंस का मतलब कि कैसे एक बिजनेस अपने फाइनेंस को सर्च कर सकता है, बाहर से अंदर से किस तरह से फिनेंशियल ऑटोनॉमी बनेगी। तो ये कैपिटल मार्केट वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सेबी से कैसे लोन लिया जा सकता है, कैसे लिस्ट हुआ जा सकता है, ऑल सच थिंग्स आर हियर। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे चीजों को बेचेंगे, प्रोडक्ट होगा, नेचर, क्लासिफिकेशन, क्या प्रोडक्ट होते हैं, तो गुड्स विच इज प्रोड्यूस, प्राइस क्या है, कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। लास्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज फंडामेंटल फॉर सेलिंग एनीथिंग। अगर कंज्यूमर को आप चीट करोगे, कंज्यूमर को बीट्रे करोगे, तो इन दैट केस कंज्यूमर मस्ट नॉट लीव यू, छोड़ेगा नहीं आपको। दे में ड्रैग यू इन कोर्ट, आपको वो कोर्ट तक खींच के लाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरे राइट्स हैं और वो यहाँ पे पढ़ने हैं अच्छे से। तो दिस वाज द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस। पूरी डिटेल क्लासेस वृंदा एकेडमी पे चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, और जल्दी सीमित समय में इसको तैयार किया जा सकता है। स्टोरी मैं बताऊंगा, नोट्स भी मैं ही दूंगा। कुल मिला के ज्वाइन करें और अपने आप को एक अच्छे कॉलेज में प्लेस दें, प्लेसमेंट अच्छा होगा उससे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, वी आर टारगेटिंग फॉर दैट। तो दिस वे यू मे रीड, यू मे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देखना है, समझना है, और ये बताना है कि भाई इनमें से सबसे चैलेंजिंग कौन सा आपको लग रहा है टॉपिक, ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में टेल मी द टॉपिक you think that is more complicated and challenging for you. All the best, all of you. Take care.